हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर के आखिरी दिन चल रहे हैं और जाने से पहले ही वांट्स टू गो आउट विद अ बैंग। इन्होंने हाल ही में हैवी बॉम्बिंग करी है सीरिया की। इस टाइप की बॉम्बिंग देखनी गई। हालांकि मैं ये कहूँगा सीरिया भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस यहाँ पर लेटा रहा और यहाँ पे इन पे बॉम्बिंग होती रही। इन्होंने भी कुछ डिफेंस के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट किया, कई इजरायली मिसाइल्स को रोका और कुछ हद तक जो इनकी कैपिटल है डमास्कस, इसको तो बचा लिया। मगर इसराइल यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हमने यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करी है और मिनिमम 8 सोल्जर्स मारे हैं सीरिया के, क्योंकि जो इनकी बॉम्बिंग थी ये हुई है मिलिट्री बेसिस में। यहाँ पे आप देखोगे इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स टारगेटेड मिलिट्री साइट्स इन सीरिया ओवर डमास्कस। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरिया और रशिया का जो मीडिया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीरिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये सही टाइम पे एक्टिवेट हो गया था और बहुत सारे इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स को इन्होंने रोक दिया। इसकी कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ना यहाँ पे आप देखोगे ये वीडियो है, यहाँ पर जो भी एक्सप्लोजन हो रहे हैं हवा में। यहाँ पे आप देखोगे ये इजराइल का मिसाइल है, ये सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बूम आपस में टकराएंगे। और ये जो दृश्य है ये सीरिया ने देखा ऑलमोस्ट ऑल नाइट। लोग यहाँ पे काफ़ी तक डरे हुए थे कि कोई मिसाइल इन पे गिर ना जाए, सिविलियंस की यहाँ पे हत्या ना हो जाए। मगर मैं आपको ये बता दूं बाय द वे, सीरिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने खुद तो कुछ डेवलप किया नहीं है, रशिया ने यहाँ पे इनको बहुत सारा इक्विपमेंट दिया है। S-400 जो आज के समय हम परचेज कर रहे हैं इसके प्रीडिसेसर भी रहे होंगे, S-200, S-300। तो S-200 और 300 यूज़ करती है सीरिया की एयरफोर्स। उसके अलावा इनके पास पनेस्टर और वेरियस और टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। कुछ इन्होंने रशिया के साथ मिलकर बनाए हैं, कुछ परचेज किए हैं। मगर इनके पास इतनी वैरायटी है कि पूरी कंट्री को उन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया है। इन पर बॉम्बिंग करना अपने आप में एक चैलेंज है। एक बार को यूएस चाहे तो फोर्सफुली कर सकता है कुछ नुकसान सहकर, मगर सीरिया पे बॉम्बिंग करना उतना आसान नहीं होगा जितना आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करना था या फिर गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग करना है। इन लोगों ने तो यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि अगर इजराइल की एयरफोर्स के विमान लंबे समय तक इनकी धरती के आसपास रहते तो एक ना एक विमान को यहाँ पर ये शूट डाउन भी करने वाले थे। और सिंस रशिया का यहाँ पे इक्विपमेंट ये लोग यूज़ कर रहे हैं, रशिया ने भी कहा है कि जो हमने इक्विपमेंट दे रखा है सीरिया को ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और इजराइल के अटैक को ये रोकने में सक्षम रहा। नाउ एक बार मैप पे देख लो कि सीरिया और इजराइल है क्या, ताकि प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल पाए। यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा सीरिया। मैंने एक मैप में यहाँ पे कलर कर रखा है सीरिया, इजराइल और फ़लस्तीन को। यहाँ पे जो येलो कंट्री है ये फ़लस्तीन है, जो रेड कंट्री है ये इजराइल है, और जो यहाँ पर ग्रीन देश है ये है सीरिया। और यहाँ पे इनकी कैपिटल है डमास्कस। तो इजराइल की एयरफोर्स ने हाल ही में लेबनान के सदर्न एरिया में बॉम्बार्डमेंट करी और साथ ही साथ लगातार इन्होंने बहुत सारे मिसाइल दाग दिए इजराइल की तरफ। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, इजराइल भी एक देश है, इंडिपेंडेंट देश है। इनके यहाँ काफ़ी बार सुनने में आता है कि इजराइल कभी भी इनका मन करता है ये बॉम्बिंग करके यहाँ पे आ जाती हैं। ये सीरिया कुछ कहता नहीं है इसके बारे में, वर्ल्ड मीडिया कुछ कहता नहीं है कि सीरिया बॉम्बिंग करें एक कंट्री में। जब फिलिस्तीन में बॉम्बिंग होती है तो वर्ल्ड मीडिया इतना इस पर बातचीत करता है, इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। तो सीरिया को लेकर इतनी खामोशी क्यों? देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है, यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए सीरिया पे। आज के समय सीरिया अपने आप में कोई सॉवरन देश प्रैक्टिकल टर्म्स में रहा नहीं है, ऑन पेपर बिल्कुल होगा, प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं है, क्योंकि इस पूरे देश में आपको मिलेंगे रशियन मिलिट्री बेसिस। कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि सीरिया रशिया की एक्सटेंशन ही बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बॉल्स, ये जो रशिया के फ्लैग के, ये सब रशियन मिलिट्री बेसिस हैं सीरिया में। कई मिलिट्री बेसिस इन्होंने परचेज किए हैं, कई बस इनको दान में मिल गए। दान में क्यों मिल गए? क्योंकि आपको याद होगा कि 2015-16 के आसपास यूएसए कुछ भी करके चाहता था कि बशर अल असद की सरकार हट जाए सीरिया से और सीरिया पे ये हैवी बॉम्बिंग कर दे। उस वक्त रशिया ने लिटरली यहाँ पर डिफेंड किया सीरिया को फ्रॉम द इंटायर वेस्टर्न कंट्रीज। S-300 डिप्लॉय कर दिया, ये भी धमकी दी कि S-400 टर्की से पहले आएगा सीरिया में, और कुछ भी बॉम्बिंग होती है अगर यहाँ पे तो रशिया फुल फ्लेजेड वॉर के लिए यहाँ पे हो जाएगा तैयार। तो आप कह सकते हैं कि इराक जैसा हाल सीरिया का हो सकता था, रशिया ने कैसे ना कैसे करके इनको बचा लिया। मगर ऑब्वियस ही बात है, फ्री में कोई देश कुछ करता नहीं है। रशिया ने इस सब के बदले में मांगी बहुत सारी ज़मीन, और आज के समय बहुत सारे रशिया के विमान, इनकी सबमरीन, इनके सोल्जर्स, ये सब डिप्लॉयड हैं सीरिया में। हाल ही में तो मैं देख के हैरान हो गया, 3 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए सीरिया में।
इस पर बहुत आपत्ति जताई थी इसराइल ने कि ये क्या हो रहा है कि रशिया यहाँ पर 3 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स डिप्लॉय कर रहा है सीरिया में। ये कल को यूज करके कहीं पे बॉम्बिंग कर सकती हैं। न्यूक्लियर बॉम्बिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ऑब्वियस सी बात है करेंगे नहीं, मगर पॉसिबिलिटी जगाना एक बहुत बड़ी बात थी। सो आप समझ सकते हैं कि इसराइल ने यहाँ पे जो बॉम्बिंग करी है डमास्कस के आसपास की, तो सीरिया तो इससे नाराज है ही, रशिया भी काफ़ी नाराज होगा। और मैंने आपको बताया था इन द पास, ये टॉपिक मुझे लगता नहीं है कि बहुत से चैनल्स ने कवर किया होगा। ये सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि रशिया एक्चुअली धमकी दे चुका है इसराइल को सीरिया के बॉम्बिंग के इशू को लेकर। ये बात नेतन्याहू ने खुद कंफर्म करी थी कि व्लादिमीर पुतिन ने इनको कहा था कि मैं एक बार को वॉर छेड़ देता इसराइल के अगेंस्ट अगर तुम लोग सीरिया पे बॉम्बिंग करते रहते। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, रशिया को डिक्लेयर वॉर ऑन इसराइल। करीब 8 लाख लोग ये देख चुके हैं वीडियो। और अभी भी मैं कहूँगा कि नेतन्याहू जाने से पहले बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। गाजा की बॉम्बिंग करने के बाद ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया को ये प्रवोक करे, कुछ वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो, ईरान यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे नेतन्याहू ये करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास गिनती के कुछ दिन बचे हैं अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए। आपको पता होगा इसराइल में जो अंदरूनी समीकरण है ये ऐसे हो चुकी हैं कि कोलिशन फॉर्म हो चुका है, गठबंधन फॉर्म हो चुका है नेतन्याहू के अगेंस्ट। और अभी जो संडे आएगा यहाँ पे इनकी वोटिंग होगी और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो नए प्राइम मिनिस्टर है बनेंगे नफ्ताली बेनेट। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनको कहा जाता है इजराइल्स फर्स्ट रिलीजियस प्राइम मिनिस्टर। जब ये एक बार ओथ ले लेंगे ही विल बिकम इजराइल्स फर्स्ट रिलीजियस प्राइम मिनिस्टर। ये माना जाता है कि नेतन्याहू से 100 गुना ज़्यादा कट्टर है। कई एक्सपर्ट्स ये भी लिख चुके हैं कि अगर ये बहुत ही लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं नफ्ताली बेनेट, अगर ये 3-4 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह गए तो दुनिया को एक बार बेंजामिन नेतन्याहू लगेंगे एक बहुत शरीफ आदमी। लोग उनको याद करेंगे, पीसफुल इंसान था। क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनके स्पीचेस हैं, जो इनकी हिस्ट्री है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फ़लस्तीन में हो सकता है कि और भी बड़े स्केल पर बॉम्बिंग करे, ना सिर्फ फ़लस्तीन पर, इवन ईरान और सीरिया पर। मगर ऑब्वियस सी बात है नेतन्याहू भी एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन आखिरी मोमेंट तक कोशिश करता है कि कैसे भी पावर उसके पास रहे। अभी भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन बनाया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है अपनी कुर्सी से, ये बहुत बड़ा इलेक्शन फ्रॉड है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर आज के आज स्नैप इलेक्शन होते हैं इसराइल में, वोटिंग होती है, तो हो सकता है कि नेतन्याहू वापस पीएम बन जाए क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी थी। मगर आप समझ सकते हैं जब अंदर के एमपी ये पार्टी तोड़ दे, अलग जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे इसराइल में यही हो रहा है, नेतन्याहू के पास कुछ ऑप्शन है नहीं और लग रहा है कि इनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है। तो उससे पहले ये चाहते हैं कि या तो जाने से पहले ये अपनी एक बड़ी अग्रेसिव इमेज बना के जाएं कि एक अग्रेसिव वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, फ़लस्तीन की बॉम्बिंग करी, सीरिया की बॉम्बिंग करी, लैंड कब्जाया। और इनको फिर ये भी पता है कि इनके बाद जो अगला पीएम आने वाला है नफ्ताली बेनेट, जो इन्होंने काम किया है उसको 10 गुना और इंटेंसिटी से ये करेगा। तो इनके सामने भी ये चाहते हैं कि एक चैलेंज रखे, एक इनकी खुद की भी एक इमेज हो कि ये भी बड़े अग्रेसिव थे। तो जो ये बॉम्बिंग करी गई है इसके जियोपॉलिटिकल कारण कम है, इसराइल के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के यहाँ पे कारण ज़्यादा हैं। और सिंस सीरिया ऑलमोस्ट रशिया का ही लैंड है, यूएसए को कोई मतलब नहीं है एक बार को इसराइल ऑलमोस्ट महीने भर तक यहाँ पे बॉम्बिंग करता रहे। यूएसए को कोई यहाँ पे चिंता नहीं है, यूएसए एक्चुअली खुशी होगा कि सीरिया पे बॉम्बिंग हो। और मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज के समय अनअकैडमी का एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है, कॉम्बो ऑफर, जिससे आप घर बैठ के कहीं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे पिन कमेंट में आपको मिलेंगे 2 लिंक, प्लस कोर्स का, आइकॉनिक कोर्स का। एक कोई भी लिंक जो आप चाहें आप क्लिक कर सकते हैं और फिर आपके सामने खुलेगा ये पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा जीएस कोर्स और ऑप्शनल कोर्स, मतलब कि प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल सारा प्रॉपरली कवर किया जाएगा। आपका यहाँ पर लाइव क्लासेस मिलेगी, क्विज भी यहाँ पर मिलते हैं, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। इन दोनों कोर्सेज को अलग अलग लोगे तो आपको पे करने होंगे अराउंड 68,000 के आसपास, मगर यहाँ पे आपका प्राइस होगा 57,500, ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ आप ऑलरेडी सेव कर रहे हैं। मगर इसके बाद भी प्राइस और गिरेंगे अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, और यहाँ पे आप देखोगे प्राइसेस और ज़रा गिर जाएंगे। सिर्फ 4,313 रुपीज़ पर मंथ में आप प्रिपेयर कर सकते हैं यूपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के लिए। और ये लेक्चर आप देख पाएंगे फ़ोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे, wherever you want. So use the code PD10 and save money. इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।